वॉरेन हेस्टिंग्स। ये नाम सुनते ही दिमाग में दो तस्वीरें बनती हैं। एक तरफ वो इंसान जिसने हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, और दूसरी तरफ एक ऐसा हुक्मरान जिस पर लगे भ्रष्टाचार और जुल्म के इल्जाम। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे वॉरेन हेस्टिंग्स, एक एम्पायर बिल्डर या एक भ्रष्ट तानाशाह? तो चलिए आज हम भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हम देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या बड़े बदलाव किए, और हाँ, उस ऐतिहासिक मुकदमे की भी पड़ताल करेंगे जिसने उनकी पूरी विरासत पर एक सवालिया निशान लगा दिया। महाभियोग, ये वो शब्द था जो उनके करियर का सबसे बड़ा तूफान बन गया। 1773 ये वो साल था जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। रोहिल्ला युद्ध, एक ऐसा विवाद जिसने उनकी हर कामयाबी पर सवाल खड़े कर दिए। और दोहरी प्रणाली, वो बिखरी हुई व्यवस्था जिसे संवारने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। तो कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां हेस्टिंग्स की जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रामा हुआ, उनका महाभियोग। ये कोई मामूली आरोप नहीं था। सोचिए, ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे ताकतवर लोगों में से एक पर सीधा हमला। 1787 में एडमंड बर्क ने उन पर प्रशासनिक ज्यादतियों के, मतलब अपनी पावर के गलत इस्तेमाल के गंभीर आरोप लगाए, और बस यहीं से शुरू हुआ उन पर मुकदमा। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि जिस इंसान ने ब्रिटिश भारत की नींव रखी, वो आखिर कटघरे में पहुंचा कैसे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा, उस दौर में जब हेस्टिंग्स ने भारत में अपना काम शुरू ही किया था। जब हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बने ना, तो बंगाल की हालत बहुत खराब थी। मतलब पूरी तरह से अराजकता फैली हुई थी। उन्हें विरासत में एक ऐसी व्यवस्था मिली जो पूरी तरह से चरमरा चुकी थी, और इसे ठीक करने का जिम्मा उन्हीं का था। तो हेस्टिंग्स ने जो सबसे बड़ा और पहला काम किया वो था दोहरी प्रणाली को खत्म करना। अब ये था क्या? देखिए, पहले सत्ता नवाब और कंपनी के बीच बटी हुई थी। इसका नतीजा, हर तरफ भ्रष्टाचार और कोई सिस्टम ही नहीं था। हेस्टिंग्स ने इस पूरी व्यवस्था को ही खत्म कर दिया और सारी पावर, सारा कंट्रोल सीधे कंपनी के हाथों में ले लिया। ये एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं क्रांतिकारी कदम था। अब इस बड़े बदलाव को लागू करने के लिए उन्होंने 3 बड़े काम किए। पहला, रेवेन्यू कलेक्शन की निगरानी के लिए कलकत्ता में एक राजस्व बोर्ड बनाया गया। दूसरा, जो खजाना मुर्शिदाबाद में था उसे कलकत्ता ले आए, जिससे कलकत्ता ही पावर का नया सेंटर बन गया। और तीसरा, हर जिले में अंग्रेज कलेक्टर नियुक्त कर दिए, जिससे जमीनी स्तर पर भी प्रशासन पर पकड़ मजबूत हो गई। उनके फैसले कितने कड़े थे, इसका एक उदाहरण देखिए। बंगाल के नवाब को जो भत्ता मिलता था, उन्होंने उसे 26 लाख रुपए से घटाकर सीधा 16 लाख रुपए कर दिया। कंपनी की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा और बोल्ड फैसला था। आर्थिक मोर्चे पर भी उन्होंने बड़े सुधार किए। उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों को मिलने वाले दस्तक, यानी फ्री ट्रेड पास के निजी इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी। इससे जो पैसा बर्बाद हो रहा था वो सीधा कंपनी के खजाने में जाने लगा। इसके अलावा व्यापार को आसान बनाने के लिए कई कस्टम हाउस, जिन्हें चौकी कहते थे, वो भी हटा दी गईं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के अलावा हेस्टिंग्स ने भारत के जुडिशियल सिस्टम में भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उन्होंने एक पूरी तरह से नई व्यवस्था की नींव रखी, जिसका असर आज भी हमें देखने को मिलता है। देखिए, उन्होंने एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड जुडिशियल स्ट्रक्चर बनाया। हर जिले में 2 तरह की अदालतें बनाई। एक थी दीवानी अदालत, जो सिविल मामले, मतलब जमीन जायदाद के झगड़े देखती थी, और दूसरी थी फौजदारी अदालत, जहां क्रिमिनल केस सुने जाते थे। और अगर कोई इन फैसलों से खुश नहीं है तो वो कलकत्ता में बनी 2 सुप्रीम कोर्ट्स में अपील कर सकता था, सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत। तो अब सवाल फिर से वही आता है कि अगर हेस्टिंग्स ने इतने बड़े बड़े सुधार किए तो फिर उन पर महाभियोग चला ही क्यों? असल में उनके कुछ फैसले और कुछ संधियां इतनी विवादास्पद थीं कि बस उन्हीं ने उनके दुश्मनों को एक बड़ा मौका दे दिया। उनके खिलाफ 3 मेन आरोप थे। पहला, रोहिल्ला युद्ध। इसमें उन पर इल्जाम था कि उन्होंने पैसे के लिए ब्रिटिश सैनिकों को भाड़े पर दे दिया। दूसरा, नंद कुमार का मामला। ये जालसाजी और फांसी से जुड़ा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस था। और तीसरा, अवध की बेगमों पर पैसे के लिए दबाव डालने का आरोप। अब देखिए,
रोहिल्ला युद्ध के पीछे हेस्टिंग्स की अपनी एक स्ट्रैटेजिक सोच थी। उनका कहना था कि रोहिल्लाओं के खिलाफ अवध का साथ देना जरूरी है ताकि मराठों की बढ़ती ताकत को रोका जा सके, जो उस समय कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे। हाँ, फैसला बहुत विवादास्पद था, लेकिन उनकी नज़र में ये एक जरूरी कदम था। तो असल में उनकी यही संधियां और फैसले ही उनके मुकदमे की वजह बने। जैसे बनारस और फैजाबाद की संधियों ने अवध के मामलों में उनका दखल और बढ़ा दिया, और इसका नतीजा क्या निकला? 1787 में उन पर महाअभियोग। 7 साल, पूरे 7 साल तक ये लंबा और थका देने वाला मुकदमा चला। तो आखिरकार फैसला क्या हुआ? इतने सारे आरोपों और एक जबरदस्त ड्रामे वाले मुकदमे के बाद भी 1795 में वॉरेन हेस्टिंग्स को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। और सच कहूं तो यहीं उनकी विरासत की असली पहेली छिपी है। हाँ, उनका करियर विवादों से घिरा रहा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू और जुडिशियल सुधारों ने ही भारत में उस ब्रिटिश शासन की नींव रखी जो अगले लगभग 150 सालों तक चला। चलिए, अब उन लोगों के लिए जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, फटाफट कुछ मुख्य पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। वो 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने दोहरी शासन प्रणाली को खत्म किया, दीवानी और फौजदारी अदालतें बनाई, दस्तक के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई। 1787 में उन पर महाभियोग चला, लेकिन 1795 में वो बरी हो गए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स की कहानी हमें यही दिखाती है कि इतिहास में नायक और खलनायक अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। उनकी विरासत हमेशा इसी सवाल के साथ याद की जाएगी, वो एक साम्राज्य निर्माता थे या एक भ्रष्ट अत्याचारी? और इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं है। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम है जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल एग्जाम्स के लिए क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे और भी एजुकेशनल वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कोई भी और जानकारी चाहिए या कोई सुधार चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट करें।